अब हम लोग तीसरे वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बायर-सेवर्ट लॉ को यूज करते हुए निकालेंगे। obtain the expression for magnetic field due to circular coil carrying current using बायर-सेवर्ट लॉ। ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। जिस तरीके से हमने लॉन्ग कंडक्टर में कंस्ट्रक्शन पहले किया था ज्योमेट्री, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, अब बाद में लिखेंगे। तो आइए, ये सर्कुलर कॉइल, अब आप बोलिएगा कि ये सर्कुलर नहीं है कोई भी, तो आप जान लीजिए, आप लीजिए चूड़ी, लीजिए कोई रिंग को जो सर्कुलर हो और उसको वर्टिकल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल में देखिएगा तो ये फिगर नजर आएगा। यानी वर्टिकल लिया गया है इस टाइप से, वर्टिकल, ऐसे नहीं, ऐसे देखेंगे तो सर्कुलर नजर आएगा और वर्टिकल देखेंगे तो इस टाइप से नजर आएगा। तो ये सर्कुलर कॉइल हमने लिया है और ये उसका सेंटर है, और इस सेंटर से ये एक्सिस है। किसका एक्सिस है? सर्कुलर कॉइल का। अब इस एक्सिस पर हमने एक बिंदु मान लिया P, जो यहाँ से x दूरी पर है, वहां भी हमने x माना था, इसमें भी x दूरी पर मान लीजिए। अब एक एलिमेंट, चूंकि हमको बायर-सेवर्ट लॉ लगाना है, इसलिए एक एलिमेंट आप यहाँ ले लीजिए, छोटा सा एलिमेंट, छोटा है लेकिन फिगर को तो बड़ा बनाना ही पड़ेगा। इस एलिमेंट का नाम रख दीजिए AB। ये डिस्टेंस हो गया, ये P बिंदु से R डिस्टेंस पर है, सेम ले रहे हैं, और ये थीटा कोण बनाता है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ये इसके लंबवत होता है हमेशा। उसमें भी देखे होंगे, ये DB हो गया। अब इस पर परपेंडिकुलर गिरा दीजिए आप, तो देखिए ये इधर भी होगा और ये इधर भी होगा, तो ये कोण थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट इधर गिराइएगा तो हो गया B cos थीटा, इधर आ जाएगा तो B sin DB sin थीटा। तो ये देखिए हमेशा जो है कॉस कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, चाहे इसका कंपोनेंट टूट के जाए चाहे उसका जाए, यानी अलोंग द एक्सिस ही सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। बस फिगर आपका तैयार हो गया। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सपोज, माना कि सपोज ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I
I and having radius capital R and number of turns n, यानी स्क्वायर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, घुमाव है, वो कितनी संख्या है, n है। अब हमने क्या किया है, सो भी लिखिए। कंसीडर एन एलिमेंट ए बी, लेंथ कितना है dl, कहाँ है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम p। अब p क्या है, p इज द पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस at a distance p, at a distance x from center o, यानी OP इजकल टू हो गया x और BP इजकल टू हो गया r। तो अब ये बताइए कि ये कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कि किसी की सर्किल में जब टेंजेंट खींचा जाता है, ये देखिए टेंजेंट का काम कर रहा है, टेंजेंट तो रेडियस यानी डायमीटर कहिए या टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये कोण 90 है। फिगर में ऐसा आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के आधार पर, इसे कोई भी चीज़ होता है, किसी का मर्डर भी होता किया जाता है, मर्डर करना मुजरिम को सिद्ध हो जाता है, तो वहाँ ये नहीं कहता है कि इसको फांसी की सज़ा दे दो, वहाँ भी कहता है कि धारा 302 के आधार पर। तो आपको भी यहाँ जो लॉजिक लगाना है, ये नहीं कि 90 कोण होता है, ये कैसे होता है, ये बात बोलना नहीं, आपको बोलना होगा कि चूंकि टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, किसके अनुसार, ज्योमेट्री के अनुसार, इसीलिए मैंने ये 90 लिखा है। तो ये कोण 90 हो गया, ये कोण थीटा हो गया। चलिए, इसलिए एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब dB इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट according to figure only the magnetic field only होता है only along axis, यानी एक्सिस के ही अलोंग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा, बाकी उसके परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तब अब हम लोग यूज करें यूजिंग बायट-सेवर्ट लॉ, लीजिए लगा दीजिए। तो dB इजकल टू μ0/4 पाई IDL साइन, देखिए यहाँ हो गया 90 डिग्री कोण, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट एलिमेंट और इसके बीच जो हो गया 90 डिग्री, दूरी हो गया r², तो ये हो गया μ0/4 पाई I इंटू DL r², ये कर दिया। अब चूंकि n है, इसमें क्या n है सर्कुलर कॉइल में, तब हम लोग निकाल देंगे कि ये हो गया एलिमेंट के कारण, एक एलिमेंट के कारण। तो अब आइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट पॉइंट P,
यानी b इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा, और n से गुना कर दीजिए। आइए, इसलिए आप पुट कीजिए बी एन इंटीग्रेशन dv का मान पुट कीजिए। dv कितना निकाले हैं, μ0/4 I इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर, और ये इंटू साइन थीटा। अब फिर आप यहाँ देख लीजिए कि इंटीग्रेशन, देखिए दो वेरिएबल घुस गया है, क्या है वो, एगो थीटा हो गया, एक आर हो गया, तो इसमें से एगो को रिप्लेस करेंगे। तो आइए, इन ट्रायंगल बी ओ बी पी में किसका मान निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू लम देखिए रेडियस आ गया आर बटे कर्ल यानी स्मॉल आर। अब आइए भर दीजिए n 0 टू, ये अभी लिमिट हम लोग अभी नहीं भर रहे हैं, 4 पाई आई डी एल बटे आर क्यू इंटू आर। इसको लिख सकते हैं n μ0 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, r कांस्टेंट और छोटा r भी कांस्टेंट, अंदर में i भी कांस्टेंट बच गया। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा आप देख लीजिए, सिर्फ dl चेंज करेगा, तो dl चेंज करता है रोटेशन में है, रोटेशन, तो यानी 0 टू 2 पाई r इंटू डी एल। देख लीजिए जो लिमिट आया है dl, देखिए ये एलिमेंट है, ये dl, तो ये किस पर मूव कर रहा है, ये देखिए इस पर मूव कर रहा है, इस पर मूव कर रहा है, तो कितना चक्कर लगाया, 2 पाई r, तो चला कहाँ से, 0 से, चक्कर डिस्टेंस कितना हुआ 2 पाई r। तो लिमिट हमेशा जो दिया जाता है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उस पर, तो हम लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अब आइए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो n μ0/4 पाई आर आई बाई आर क्यू, इसका क्या हो गया 2 पाई आर लिमिट, इसलिए b बराबर हो गया μ0/4 पाई n आई आर स्क्वायर बटे आर क्यू इंटू 2 पाई। अब फिर आ जाइए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी पी में। अब हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं ये आप देख लीजिए, देखिए n तो हमने संख्या मालूम है, ये तो हमको मालूम है, करंट कितना दिए हैं ये भी मालूम है, r कितना दिए हैं ये भी मालूम है, ये सब वैल्यू मालूम है, लेकिन ये r का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, क्योंकि कहाँ पर बिंदु रखे हैं ये तो हम एज्यूम न किए हैं कि r इतना दूरी पर है, ये तो अननोन है, तो इसीलिए इसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किए हैं। तो ये क्या हो गया जी, आर स्क्वायर इजकल टू पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर, माने एक्स मालूम है, एक्सिस पर किस बिंदु पर दिए हैं रेडियस मालूम है, उसके रिस्पेक्ट में निकल गया। तो आप यहाँ भर दीजिए b इजकल टू μ0/4 पाई 2 पाई और n आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। अब देख लीजिए डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए करंट अब बिंदु के तरफ जा रहा है यानी क्लॉकवाइज है, तो यानी डायरेक्शन जो हो गया ये क्रॉस में होगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि वहाँ निकालिए, तो एक सिचुएशन है ये है, तो बिंदु P जो है वो वेरिएबल है, तो मूव करते हुए हो सके सेंटर पर आ जाए, तो अब कॉइल के सेंटर पर कितना होगा, तो आप निकालिए। आइए, एट
द सेंटर ऑफ क्वाइल। जैसी क्वाइल के सेंटर पर जाएगा तो ये x जो है सो 0 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 2 पाई ni/r², और नीचे हो गया r², ये तो 0 हो गया 3/2, तो b इक्वल टू μ0/4 2 पाई ni/r², यहाँ क्या बच गया बटे r3, यानी b इक्वल टू μ0/4 2 पाई ni/r। ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया सेंटर पर। अब इसमें बहुत कुछ है कि पहली बात यहाँ डिस्कशन में आया, डिस्कशन में देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात आया नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, और तीसरी बात आया करंट के ये है। तो इसका यूज जो है आप लोग पंखा में देखिएगा, पंखा में जो है कॉइल लगा रहता है, तो आप पंखा में जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सेंटर पर है। तो सेंटर पर है तो पंखा का स्पीड जैसे ही करंट बढ़ता है तो स्पीड बढ़ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। जितना रेडियस छोटा होगा उतना उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जितना ये कॉइल का रेडियस बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो पुराने ज़माने का पंखा और अभी का पंखा को आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। पुराने ज़माने में वजन पंखे में ज़्यादा रहता है और रेडियस उसका ज़्यादा रहता था कॉइल का, तो माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता था। तो उससे क्या होता था, इसमें क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है कि पहले ज़माने का जो था उसमें एनर्जी एनर्जी जो है सो कम कंज्यूम होता था। क्यों कम होता था, इनर्शिया के कारण उसको रोटेशन मिलता था। अब मैग्नेटिक फील्ड घटा दिया जाता था, तो मैग्नेटिक फील्ड घटा दिया गया तो करंट कम लगा। लेकिन अभी जो है पंखा का जो है वो हल्का होता है और वो चलता है करंट पर है, तो अभी पंखा में ज़्यादा बिजली बिल उठेगा और जो हेवी पंखा से बिजली बिल कम उठेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घटा गया। देखिए करंट घट गया, यानी तो कोई भी आदमी पूछेगा कि बड़ा कर दिया जाए कॉइल रेडियस को तो क्या घटना घटेगी, तो ये आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो।